राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र आकोदिया स्वागत करता हूँ आप सभी का एएसएल परिवार के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम आपसे एनसीईआरटी की सारी बुक्स आपकी सॉल्व कराएंगे। उसके साथ साथ में टाइम टाइम पर आपके टेस्ट होंगे, प्लस एडिशनल क्वेश्चंस आपको डीपीपी के फॉर्म में देंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि नवंबर के एंड तक आपका कोर्स हो जाए एक बार, और उसके बाद फिर रिवीजन क्लासेज आपकी लेंगे ताकि आपको अच्छे से तैयारी करने का मौका मिल जाए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 9 का पहला टॉपिक, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। देखिए, अब जिस भी क्लास की मैथमेटिक्स की बुक्स लेते हैं, चाहे वो आपका 9th क्लास का ही पहला चैप्टर हो, 6th क्लास का पहला चैप्टर ले लो, 7th क्लास का पहला चैप्टर ले लो, हमेशा वो नंबर सिस्टम ही आता है। तो ऐसा क्यों होता है कि मैथमेटिक्स की बुक की स्टार्टिंग हम संख्या पद्धति से करते हैं? उसका कारण ये है कि जो संख्या पद्धति है, ये मैथमेटिक्स की नींव है। अगर आपका आधार स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसके ऊपर बाकी चैप्टर्स का जो बिल्डिंग बनेगी, वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। इसलिए हम स्टार्टिंग जो हमेशा करते हैं, वो संख्या पद्धति के साथ में करते हैं। करेक्ट है? तो अब तक हम ऑलरेडी 3 क्लासेस में संख्या पद्धति पढ़ते आए हैं, तो एक बार छोटा-सा हम उसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद अपना क्लास 9th का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे-जैसे मानव का विकास हुआ, ऐसे-ऐसे ही उसको संख्याओं की ज़रूरत पड़ी, नंबर्स की ज़रूरत पड़ी, और हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमने नंबर्स को खोजा। तो सबसे पहले जो नंबर्स हमें प्राप्त हुए या फिर जिनको हमने खोजा, वो थे प्राकृत संख्याएँ। वो ऐसी संख्याएँ थी जिन्हें हम चीज़ों को गिनने के लिए प्राकृतिक रूप से काम में लेते थे। तो उनको हमने नाम दिया प्राकृत संख्याएँ, नेचुरल नंबर्स। देखिए, सबसे पहले जो हमने किया, सबसे पहले हमने प्राकृत संख्याओं को खोजा। 1 मिनट। सबसे पहले हमने प्राकृत संख्याओं को खोजा, और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि प्राकृत संख्याएँ कौन-कौन सी होती हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि सर, ये संख्याएँ 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3 और आगे ऐसे ही अपरिमित रूप से अनेक प्राकृत संख्याएँ हमारे पास विद्यमान होती हैं। इन नंबर्स को हमने खोज लिया। इसके बाद आविष्कार हुआ जीरो का। जब जीरो का हमने आविष्कार कर लिया, तो प्राकृतिक संख्याओं में जब हम जीरो को जोड़ देते हैं, तो जो संख्या हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। समझे आप? तो प्राकृत संख्या के बाद जब हमने जीरो का आविष्कार किया, तो प्राकृत संख्याओं में जीरो को जोड़ने के बाद जो हमें मिलता है, उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ। मतलब क्या हुआ? ये आपकी सारी की सारी प्राकृत संख्याएँ 1 से लेके आगे तक, इसमें अगर मैं जीरो को ऐड कर दूँ तो हमारी पूर्ण संख्याएँ मिल जाएँगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होंगी? 0 से लेके 0, 1, 2, 3 और आगे तक जितनी भी संख्याएँ होंगी, वो आपकी पूर्ण संख्याएँ हो गईं। यहाँ तक आने के बाद भी हमारा काम नहीं चला। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आने लगी हमारे सामने, जब हमें इनसे ज़्यादा संख्याओं की ज़रूरत पड़ने लगी। जैसे कि मानो हम बोलते हैं कि समुद्र के ऊपर की ऊँचाई इतनी है, तो समुद्र के नीचे की जो गहराई है, उसको बताने के लिए भी कोई ना कोई नंबर अलग से होना चाहिए। तो ऐसे प्रॉब्लम हम फेस करने लगे। प्लस जैसे भारत का ही अगर एग्ज़ाम्पल लें, तो बहुत सारे जगह ऐसी है जहाँ पर सर्दियों के टाइम पे जो तापमान है वो 0 से नीचे चला जाता है। तो उसको इन नंबर से हम कैसे दिखाएँ? तो इसके लिए बाद में जब इस तरह की दिक्कतें हमने फेस की, तो जिन संख्याओं का खोज हो पाई, उनको हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक आपके क्या होंगे? जब आप इन पूर्ण संख्याओं में 0 से लेके आगे तक की संख्याओं में ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को भी जोड़ दोगे। मतलब ये हो गई और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएँ हो गई आपकी
जैसे -1, -2, -3, इस तरह की सारी संख्याएं। तो इनको हमने नाम दिया पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक ही बोलते हैं नॉर्मली हम इनको, और इनको हमने निरूपित करते हैं कैपिटल जेड से। जेड एक झाइलिन करके एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है गिनना, वहां से हमने इंटीजर्स का ये सिंबल लिया है। ऐसे ही हम पूर्ण संख्याओं को बताते हैं आपका कैपिटल डब्ल्यू से, और आपकी प्राकृतिक संख्या को बताते हैं कैपिटल एन से। एन नेचुरल नंबर से है, डब्ल्यू होल नंबर से, और जेड आपका झाइलिन से है। करेक्ट है। तो अब हमें क्या मिला? हमें जीरो मिला। जीरो से अगर आप धनात्मक दिशा में जाओगे तो हमें जीरो प्लस ये पूर्ण संख्याएं मिल गई, और जब ऋणात्मक दिशा में जाओगे तो सबको मिला के आपका पूर्णांक हो गया। पर अभी भी जो संख्याएं हमारे पास थी वो पूरी पूरी संख्याएं थी, कोई भी भिन्न वाली संख्या हमारे पास नहीं थी। अब कुछ चीजें, कुछ दिक्कतें ऐसी आने लगी, जैसे मानो कि आपके घर में आप एक तरबूज खरीद के लाए और आपके 3-4 परिवार के सदस्यों ने मिलकर उस तरबूज को खा लिया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे बोलें? एक ही दिक्कत हमारे सामने खड़ी हो गई। तो उस चीज़ के लिए क्या हुआ कि जैसे इसी एग्जांपल में अपन देखें तो 4 लोगों ने एक तरबूज को खाया, मतलब एक आदमी को 1/4 तरबूज मिला। तो हमें संख्याओं को तोड़ने की ज़रूरत भी पड़ने लगी कि हम किस तरह से एक संख्या को तोड़ के अनेक संख्याएँ बना सकते हैं। तो उसके लिए जिन संख्याओं को हमने खोज की, उसको हम बोलते हैं आपका परिमेय संख्याएँ। करेक्ट है? देखिए आप, अगर इन पूरी-पूरी संख्याओं में अगर मैं भिन्न वाली संख्याएँ भी जोड़ दूँ, भिन्न वाली संख्याएँ कौन-सी होती हैं? जैसे आपका 1/2, 5/2, 7/2, कोई भी नंबर आपका 8/9, ऐसी सारी संख्याएँ। अगर मैं इन संख्याओं को भी जोड़ दूँ इन सारी संख्याओं में, तो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याएँ। और परिमेय संख्याओं को हम निरूपित करते हैं कैपिटल क्यू से। Q4 होता है आपका कोशेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भागफल। ये कोशेंट से लिया गया है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भागफल। ठीक है। अब देखिए, ये तो बात ये हो गई कि जब हम इन सारे पूर्णांकों में भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमें परिमेय संख्या मिलेगी। पर अगर हम परिमेय संख्या की एक प्रॉपर परिभाषा की बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं कि वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे P और Q क्या होगा? P और Q दोनों पूर्णांक हैं, तथा Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए आपका? 0। करेक्ट है? तो ऐसी सारी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख पाएँ, जहाँ पर P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं, तथा आपके हर का मान अगर 0 नहीं है, तो उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि सर आपने बोला कि इन सारी संख्याओं में जब भिन्न को मिला दिया तो हमें परिमेय संख्या मिली, पर हमारी जो ये संख्याएं, जैसे प्राकृत संख्या, ये P/Q के रूप में है ही नहीं है। आपका पूर्णांक है, ये भी P/Q के रूप में नहीं है। और क्या कहते हैं, आपका पूर्ण संख्या भी P/Q के रूप में नहीं है। फिर हम ये कैसे माने कि ये सारी संख्याएं भी परिमेय का भाग हैं? तो इसके लिए हम ये देख सकते हैं, चलो कोई भी 3 संख्या ले लेते हैं आपका। ये आपने मानो ले लिया 1, इसको मैं मान लेता हूँ आपका प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। ये आपने ले लिया 0, जो रिप्रेजेंट करेगा आपकी पूर्ण संख्या को, और एक आपने ले लिया -1, जो आपका रिप्रेजेंट करेगा पूर्णांक को। अगर इन सब संख्याओं में मैं 1 का भाग दे दूं, ठीक है, तो क्या इस संख्या की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इसका मान चेंज होगा? आप बोलोगे सर नहीं होगा। किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर इसका कोई मान चेंज नहीं होगा, पर ऐसा करने से एक फायदा हमको हो गया। अब ये संख्या P/Q के रूप में आ गई और Q का मान 0 भी नहीं है। तो अब हम बोल सकते हैं कि सर ये संख्याएं भी परिमेय है, ये वाली संख्या भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, और ये भी परिमेय है। ठीक है? इसलिए हम बोलते हैं कि सारी की सारी आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं
और आपकी पूर्णांक, ये सब के सब परिमेय संख्याओं का पार्ट है, क्योंकि हम इसको आसानी से p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं, ये आपको नोट करने के लिए जो आपको नोट्स बनाने हैं उनमें आप देख सकते हैं प्राकृत संख्या आपकी 1 2 3 4 से आगे। अब एक शब्द आपका ये आया, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, कई बार हम अभी तक बोलते आए थे कि सर प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक होती है, तो उससे अनंत क्या है अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, उसकी बहुत बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं, तो अनंत को पे डिस्कशन करने से अच्छा है ये अपना ज्यादा ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, अपरिमित रूप से अनेक। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे मानो ये आपका घर है, ठीक है, ये आपकी घर की बाउंड्री है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ मैं आपके घर के अंदर हूँ या बाहर हूँ, तो आप क्या बोलोगे, सर आप मेरे घर के बाहर हो। क्यों? क्योंकि ये जो बिंदु मैंने लिया है ये मेरे घर की चार दीवारी के बाहर की तरफ है। अगर मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मैं आपके घर के अंदर हूँ या मैं घर के बाहर हूँ, तो आप बोलोगे सर आप तो घर के अंदर हो। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है मेरे घर की चार दीवारी के अंदर स्थित है। पर ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं कि आपका जो घर है एक परिमित दायरे के अंदर है, उसकी एक बाउंड्री फिक्स है। पर जब हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे और हम यहाँ से चलना स्टार्ट करके आगे की तरफ जाते हैं, तो हम ऐसी कोई बाउंड्री नहीं ढूंढ पाते जहाँ पर जाकर ये संख्याएं खत्म हो जाएं, जहाँ पे जाके हम ये बोलते हैं कि सर ये बस ये लाइन है, इधर की प्राकृत संख्या इधर की कुछ और है। ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों? कि किसी भी संख्या में आप एक जैसे ही जोड़ोगे आपको अगली प्राकृत संख्या मिल जाएगी, उसमें एक जोड़ोगे तो एक और प्राकृत संख्या मिल जाएगी। इसलिए ऐसी कोई बाउंड्री अवेलेबल नहीं है, तो हम बोलते हैं ये अपरिमित रूप से विद्यमान है। इसलिए प्राकृतिक संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक विद्यमान है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं आपकी हो ही गई। जब आप प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ दोगे तो ये संख्याएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। पूर्णांक जेड जो हो गया आपका पूर्ण संख्याएं प्लस ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं, मतलब इधर वाला पोर्शन और इसके साथ ऋणात्मक। अब इसमें एक चीज है, देखिए आपका जो प्राकृत संख्या थी वो जीरो से लेके इधर की तरफ अपरिमित रूप से विद्यमान थी पॉजिटिव डायरेक्शन में, पर आपका जो पूर्णांक है वो जीरो से पॉजिटिव डायरेक्शन में भी अपरिमित रूप से विद्यमान है और जीरो से नेगेटिव डायरेक्शन में भी अपरिमित रूप से विद्यमान है। परिमेय संख्याएं ये ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक है तथा q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? कि अगर हम किसी भी संख्या में हर के मान को अगर जीरो कर देंगे तो उस स्थिति में हमारा जो उसका भागफल का मान है वो निर्धारित नहीं होता, इसलिए हम इसको जीरो नहीं ले सकते। चलिए अब हम देखते हैं तुल्य प्राकृत संख्याएं, इसका मतलब क्या हुआ। नहीं, तुल्य परिमेय संख्याएं, सॉरी। चलिए हमने एक परिमेय संख्या ली आपकी, माना 1/2 हमने परिमेय संख्या ली। अगर मैं इस संख्या को ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा 2/4। अब इस संख्या को भी मान लो मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 4/8। एक बार और मैंने 2 से गुणा कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? 8/16। पर मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ये 1/2, 2/4, 4/8, 8/16 ये सारी संख्याएं बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि सबका मान 1/2 ही आएगा। जब आप इसका उभयनिष्ठ पार्ट काट अगर दोगे तो सबका मान 1/2 आना है। अब परिमेय संख्याओं के साथ ये दिक्कत हो गई कि सर आपने जो परिभाषा दी वो तो ये दी कि जो p बटा q के रूप में होगा और q का मान जीरो नहीं होगा। जो p बटा q के रूप में होगा और q का मान जीरो नहीं होगा वो परिमेय संख्या होगी। पर मैं तो एक ही परिमेय संख्या को अनेक रूप में लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी पड़े जिस रूप में लिख सकता हूँ। तो इन सब जो परिमेय संख्याएं हैं इनको हम बोलते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याएं, ठीक है, जो उनका मान तो समान है पर उसके अंश और हर में कोई ना कोई भाग आपका कॉमन है, इसलिए उनको हमें अलग अलग रूप से दिख रही हैं। पर इससे एक समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई कि सर फिर किसी भी परिमेय संख्याओं को यूनिक रूप से हम कैसे रिप्रेजेंट करें। ऐसे कोई भी आदमी 1/2 को 8/16 लिख देगा,
कोई इसको क्या कहते हैं 120/240 लिख देगा, तो कैसे समझेंगे सर? तो इससे बचने के लिए क्या किया कि ये परिपाटी को हमने अपनाया कि अगर हम किसी परिमेय संख्या को लिख रहे हैं, तो P और Q जो है, इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने से क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने से ये होगा कि उसके बाद P और Q अपने सरलतम रूप में आ जाएंगे और ये एक दूसरे के असहभाज्य कहलाएंगे, या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, असहभाज्य को प्राइम। अगर मैं इस चीज का पालन करता हूं कि मैं P और Q को उस स्थिति में लिखता हूं जब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो फिर इसका रूप बार बार चेंज नहीं हो सकता है कि फिक्स रूप पे आ जाएगा, हम यूनिकली एक नंबर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो इसलिए परिमेय संख्या को एक अद्वितीय रूप से लिखने के लिए यह जरूरी है कि जब उसको आप P बटा Q के रूप में लिख रहे हो, तो उन दोनों में कोई भी भाग आपका कॉमन नहीं होना चाहिए। करेक्ट है? अब देखिए, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, ये जो आपका सेंटेंस है वो ये बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं भी आती हैं। ये हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एक प्राकृत संख्या, मान लो आपने 1 को लिया, इसको 1/1 किया तो py हो जाएगा। पूर्ण आप 0 ले लो, इसको अगर 1 करोगे तो ये भी py हो जाएगा। कोई भी पूर्णांक ले लो, मान लो आपने -5 लिया और इसको 1 से डिवाइड किया, तो ये सब py के फॉर्म में आ गए। करेक्ट है? तो ये सारे के सारे आपका परिमेय संख्या का ही भाग होते हैं। हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए। अब तक हमने क्या देखा, अगर मान लो मैं एक संख्या रेखा आपकी बनाता हूँ, सपोज करो आपका ये एक संख्या रेखा है, ठीक है? ये हमने एक संख्या रेखा बनाई है और इस संख्या रेखा पे जब मैं आपका पूर्ण संख्याएं या प्राकृत संख्याएं निरूपित करता हूँ, तो देखिए इस तरह से आगे की तरफ, और अगर मैं पूर्णांक आपके निरूपित करता हूँ तो इस तरह से इधर की तरफ। यहाँ पर किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, आप कोई सी भी दो संख्याएं ले लीजिए, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में एक भी संख्या दूसरी अवेलेबल नहीं है। आप कोई भी दो संख्याओं को ले लेना, एक भी संख्या आपको दूसरी नहीं मिलेगी। पर मेरा ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? मेरा ये सेंटेंस ये बोल रहा है कि सर परिमेय संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? देखिए, माना मैं कोई भी आपकी दो परिमेय संख्या लेता हूं, माना मैंने एक तो ले लिया 1 और एक ले लिया 2, और एक को मैं लिख देता हूं 10/10। क्या किया है मैंने? ऊपर नीचे 10 से गुणा और भाग कर दिया है। और 2 को भी मैं लिख देता हूं 20/10। यहाँ पे क्या किया है मैंने? ऊपर नीचे वही 10 से भाग कर दिया है। पर अब देखिए, क्या मैं यहाँ से यहाँ जाने के लिए 10/10 से 20/10 जाने के लिए ये संख्याएं बीच में लिख सकता हूँ? 11/10, 12/10, 13/10, ऐसे करते करते 19/10। और कमाल की बात यह है कि ये सारी की सारी संख्याएं, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये सारी की सारी 9 संख्याएं 1 और 2 के बीच में हैं। इसका मान क्या है? इसका मान 1.1 है, इसका मान 1.2 है, इसका मान 1.3 हो गया। ये सारे नंबर 1 और 2 के बीच में हैं। तो अगर मैंने 10 से ऊपर और नीचे गुना किया तो मेरे को 9 संख्याएं मिल गई। अब मानो इसी को मैं कर देता हूं 100 से, इसको मैंने 100 से ऊपर और नीचे गुना कर दिया। 2 को मैंने मानो लिख दिया 200/100। तो अब क्या होगा? अब मैं इन पे करीब करीब 99 संख्याएं लिख सकता हूं। देखो ऐसे 101/100, 102/100, ऐसे आगे चलते चलते 199/100। तो यही दो परिमेय संख्या थी, 1 और 2। यहाँ मैंने 9 संख्याएं बीच में लिख दी, यहाँ मैंने 99 संख्याएं बीच में लिख दी। और अगर मानो इसी को मैंने 1 लाख से भाग दे दिया,
1 लाख से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो यहाँ क्या होगा? यहाँ आपका 2 लाख बटे 1 लाख आ जाएगा और यहाँ आपका 1 लाख बटे 1 लाख आ गया। टोटल आपको 99,999 संख्याएं मिल जाएंगी। और इसको अगर मैं आगे बढ़ाता जाता हूं तो जितनी संख्या चाहे उतनी संख्या में निकाल सकता हूं। तो प्राकृत संख्या और परिमेय संख्याओं के बीच में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि किन्हीं भी दो पूर्णांक के बीच में कोई दूसरा संख्या नहीं पाई जाती, पर परिमेय संख्याओं के बीच में दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं पाई जाती हैं। मतलब परिमेय संख्या 0 से धनात्मक दिशा में भी अपरिमित रूप से हैं और 0 से ऋणात्मक दिशा में भी अपरिमित रूप से अनेक विद्यमान हैं और दो संख्याओं के बीच में भी अपरिमित रूप से अनेक विद्यमान हैं। यही अपना सेंटेंस था। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन है आपका, आप ट्राई कीजिए एक बार, 10 सेकंड का टाइम लीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर बताइए। देखिए पहला क्या बोलता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या हमको कैसे मिली थी? जब प्राकृत संख्याओं में हमने जीरो को जोड़ा था तो हमें पूर्ण संख्याएं मिल गई थी। और ये क्या बोल रहा है, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? जबकि पूर्ण संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में जब जीरो जोड़ा तब हमको पूर्ण मिला। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि सर जीरो एक ऐसा अवयव है, पहले वाले में जीरो एक ऐसा अवयव है जो पूर्ण संख्या है पर वो प्राकृत संख्या नहीं है। जीरो आपका पूर्ण संख्या तो है पर प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब ये बोलना कि हर पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है गलत होगा, क्योंकि जीरो एक ऐसा अवयव है जो नहीं है। तो इसलिए ये असत्य कथन है, क्योंकि जीरो एडिशनल है आपका पूर्ण संख्याओं में जो प्राकृत नहीं है। अगला पढ़िए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सत्य, हम पहले से ही इसको प्रूव कर चुके हैं। जो भी आपकी पूर्णांक संख्या है उसमें आप एक का भाग दे दीजिए, आपको p बटा q मिल जाएगा, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है, ये भी असत्य है, क्योंकि जितनी भी आपकी भिन्न वाली संख्याएं जैसे 1/2, 10/11, ये सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं पर ये परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए ये कथन भी आपका असत्य है। हाँ, ये देखिए, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए और इस प्रश्न को दो तरह से हल कीजिए। तो एक तो हम अभी करके ही आए हैं, जब हमने दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं निकाली थी। तो एक तो हम वही वाला कर लेते हैं। आपको याद होगा कि जब मैंने 10 से ऊपर नीचे गुणा किया था तो मुझे 9 संख्याएं मिली थी। यहाँ मुझे क्या चाहिए, 5 संख्याएं चाहिए। तो अगर मैं 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन ने लास्ट में जब 10 से ऊपर नीचे गुणा किया था तो मुझे 9 संख्याएं मिली थी। यहाँ मुझे 5 चाहिए, तो अगर मैं 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। इसको मैंने लिख दिया मानो 6/6 और इसको मैंने क्या लिख दिया, 12/6। कुछ नहीं किया है, ऊपर नीचे बस आपका क्या बोलते हैं 6 से गुणा किया है। अब यहाँ से 6 से लेके 12 तक चलने के लिए मुझे क्या चाहिए, 7/6, आपका 8/6, आपका 9/6, 10/6 और 11/6। कितनी संख्याएं हो गई यहाँ पे? आप बोलोगे सर 5 संख्याएं हो गई। तो 5 तो हमको ये मिल गई। मतलब जितनी संख्याएं आपको चाहिए उससे एक बड़ी संख्या से आप ऊपर नीचे गुना कर दो। आपका जो अंश वाला पार्ट है, अगर वहां से लेके आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको सारी संख्याएं मिल जाएंगी। और अगर इसी में आपको, अब एक बात और देखिए, जो हमने पढ़ा था तुल्य प्राकृत संख्याएं, मतलब ये बोला गया था ना कि p और q के अंदर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो उसको भी एक बार हल कर लेते हैं। ये 7/6 हो गया, इसमें 2 कॉमन है तो इसको 4/3 कर देते हैं। इसमें 3 कॉमन है, इसको 3/2 कर देते हैं। इसमें भी 2 कॉमन है तो इसको 5/3 कर देते हैं और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। करेक्ट है, तो ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरी विधि से भी हमको इसको हल करना है। दूसरी विधि के लिए हम क्या करते हैं,
ये देखिए, एक संख्या मैंने माना 1 ले ली और दूसरी संख्या आपकी ये 2 हो गई। अब अगर मैं पूछूं कि 1 और 2 के बीच का अगर आपको पॉइंट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? याद कीजिए, बीच का पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते थे? हम दोनों संख्याओं को जोड़ते थे और 2 से उसमें भाग देते थे। अगर मैंने यही किया, 1 और 2 को जोड़ा और 2 से भाग किया, मतलब 3/2 आया। 3/2 1 और 2 के बीच में स्थित होगा। ये आपका हो गया 3/2। तो एक संख्या मिल गई हमको। अब एक संख्या और निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इनके बीच वाला भाग निकाल लेते हैं। इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस 3/2 बटा 2 अगर आप करोगे तो ये आ गया आपका 5/4। तो इसका बीच वाला जो पॉइंट मुझे मिला वो मिल गया 5/4। दो संख्याएं आ गई। अब जितनी भी संख्या निकालनी है आपको, कोई भी दो संख्याएं पकड़ लो, बीच वाली संख्या निकाल लो। इन दोनों की निकाल देते हैं, चलो अपन। 3/2 लिया, इस 2 को जोड़ा, तो ये आ गया 4 3 7/2 और 2 से अगर मैं भाग देता हूं तो आपका आ गया 7/4। कितनी संख्याएं हो गई मेरी? 3 हो गई। इन दोनों को जोड़ लो आप, 1 प्लस इसको जोड़ोगे तो 9/4 आएगा, बीच का आपका 9/8 आ गया। ऐसे ही आप इन दोनों को जोड़ लो। अगर 5/4 को और 3/2 को मैं जोड़ता हूं तो ये 4 आ गया। 5 प्लस 6 11/4 और इसमें 2 का जब भाग दूंगा तो आपका 11/8। ठीक है, तो ये मेरी 5 परिमेय संख्याएं हो गई 1 और 2 के बीच में। दो मेथड अपने पास हैं। मेथड नंबर 1, दो संख्याएं लो, दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो, और फिर दूसरी दो संख्याएं लो, उन दोनों का भी मिड पॉइंट निकाल लो। मेथड नंबर 2, जितनी संख्याएं आपको चाहिए उससे एक बड़ी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर लो और बीच की सारी संख्याएं आप पता कर लो। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या निकालना है आपको? परिमेय संख्या। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और ये जीरो नहीं है? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपका ये जीरो है, अगर मैं इसमें एक का भाग दे दूंगा तो कुछ नहीं चेंज होगा और आपका ये p बटा q का रूप बन जाएगा, जहां पे q का मान 1 है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि आपका शून्य एक परिमेय संख्या है। और वैसे भी हमने पढ़ा है कि सारे की सारे आपके पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं सभी की सभी परिमेय होती हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार और कर लेते चले। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। पिछली बार हमने क्या किया था? जितनी संख्या चाहिए थी उससे एक बड़े नंबर से हमने ऊपर नीचे गुणा किया था। इस बार हम एक और तरीका देख लेते हैं। ये आपका 3 है, ये 4 है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करना है, ऊपर नीचे आप 10 से गुणा कर दो, दिमागी नहीं लगाना पड़ेगा बिल्कुल ही। ये 40/10 कर दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 9 संख्याएं मिलेंगी, कोई सी भी आप 6 संख्याएं ले लो। जैसे आपने क्या लिया? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, कितना हो गया? 3 2 5 हुआ, एक और चाहिए, 36/10। अब इनको, जो भी इनका ओबेनिस्ट पार्ट है उसको हटा दो। 31 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 32 में आपका 2 कॉमन आ जाएगा, 16/5 आ जाएगा। 33 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 34 में आपका 2 कॉमन आ जाएगा, 17/5 कर दो इसको। इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, 7/2 हो जाएगा। इसमें आपका 2 कॉमन आ जाएगा, 18/5 कर दो। ठीक है, तो ये आपकी 6 प्राकृत संख्या, 6 परिमेय संख्या हो गई दो संख्याओं के बीच में। और दूसरा अगर मेथड लगाना चाहोगे आप लगा सकते हो, पर उसमें कैलकुलेशन आपकी इससे टिपिकल होगी, क्योंकि बार बार आपको 2 को जोड़ना पड़ेगा और 2 से भाग देना पड़ेगा। वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है इसकी कंपेरेटिवली। ये देखिए आप, 3 और 4 के बीच में 5 सेम सेम पैटर्न है, कुछ हमने को नया नहीं करना है। ये आपका एक संख्या 3/5 हो गई, दूसरी संख्या आपका 4/5 हो गई। क्या निकालना है? के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकाली है।
तो 2 काम मैं कर सकता हूँ, ऊपर नीचे में 6 से भी गुणा कर सकता हूँ, 10 से भी कर सकता हूँ। 10 से करूँगा मेरा कैलकुलेशन थोड़ा-सा आसान रहेगा, करेक्ट है? 10 से करके देख लेते हैं, 30/50 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 40/50। बीच की संख्याएँ लिखो, 31/50, 32/50, कितनी लिखनी है? 5 चाहिए हमको। 33/50, 34/50 और आपका 35/50। जो भी ओमेनिस्ट पोर्शन हो उसको काट दो। यहाँ आपका कुछ भी नहीं है, 31/50 ऐसे कैसे ही आ जाएगा। यहाँ आप 2 से काटोगे तो 16 दूना 32 और 25 आ जाएगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 33/50 आपका आ जाएगा। इसमें आप 2 से काट सकते हो तो 17/25 आ जाएगा। इसमें आप 5 से काटोगे तो 7/10 आ जाएगा। करेक्ट है? तो ये आपकी 5 संख्याएँ हो गई। आप कोई सा मेथड अप्लाई कर सकते हो जब तक आपको स्पेसिफिकली दिया नहीं गया है। आंसर आपके अलग-अलग आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि 2 संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएँ विद्यमान हैं। तो आप जैसे चाहो निकाल सकते हो, जितनी मर्ज़ी चाहे उतनी निकाल सकते हो। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए हम कर चुके हैं। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा अगर किसी को दिक्कत आती है। अगर आप ज़्यादा लोगों के कमेंट आएँगे तो फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूँगा। बाकी जो अब तक हमने थ्योरी पढ़ी है और जो क्वेश्चन किया है उसी का दूसरा रूप है। ठीक है? तो इसके साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 आज खत्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका अपरिमेय संख्याओं के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन आपको करके आना है, कमेंट करके आपको बताना है अगर कोई दिक्कत आती है। मैं उन कमेंट को देख के नेक्स्ट क्लास में इसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए, धन्यवाद साथियों।